हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में। तो आज जो हमारा सीरीज चल रहा है वो सीरीज चल रहा है वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर एंड वेक्टर कैलकुलस। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है वो चीज़, अभी हमारा वेक्टर टॉपिक चल रहा है। जैसे ही वेक्टर फिनिश होगा फिर वेक्टर के सारे क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पॉसिबिलिटी आए हैं, ठीक है। बाकी अपनी तरफ से भी कराएंगे। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस की थ्योरी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को कराएंगे वेक्टर कैलकुलस के, ठीक है। तो इसके बाद इसके क्या चलेंगे, क्वेश्चंस चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे जो इसके लेक्चर हो गए हैं वेक्टर के, वो 3 लेक्चर हो गए, ठीक है। ये ऑलरेडी, ठीक है, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो आज जो स्टार्ट होने वाला है वो लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा LT एंड GIC लेक्चर के लिए बैच स्टार्ट है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, बहुत ही कम फीस पे। जिसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8630804037 पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे। और अब जैसे क्या है, मैंने इससे पहले कॉम्प्लेक्स का एक फुल टॉपिक करा चुका हूँ यूट्यूब चैनल पे, कॉम्प्लेक्स। तो अगर किसी को मेरा डेमो देखना है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स का पूरा प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है और वहाँ से अपने आप को जज कर सकता है कि ये टीचर मेरे लिए कैसा रहेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, अगर मेरा लेक्चर नंबर 4 आप देखने जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। लेक्चर 1 पहले देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए, फिर लेक्चर 3 देखिए। क्योंकि लेक्चर जो 4 स्टार्ट हो रहा है वो तब भी प्रॉपरली और अच्छे से समझ आएगा जब आपको उसको एक सेकेंड से देखेंगे, ठीक है। अगर आप बीच में देखते हैं तो हो सकता है आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए जब भी मेरा लेक्चर देखिएगा आप 1 से स्टार्ट करिएगा उस चीज़ को, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो कल हमारे यहाँ तक के क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। आज हमारा ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, इफ़ वी एंड सी आर एनी टू आर्थोगोनल, देखो ध्यान से समझिए, आर टू एनी आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स एंड ए इज एनी वेक्टर, ठीक है। क्या बोला, ए इज एनी वेक्टर, देन ए डॉट वी वेक्टर प्लस ए डॉट सी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी यहाँ भी लिखा है अपॉन बी क्रॉस सी के मॉडुलस का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। तो इन्होंने बोला कि कोई भी, जैसे इस क्वेश्चन को हम देखो वो शॉर्ट में भी कर सकते थे, बट हमें करना है क्या है, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पहले हम एक प्रॉपर वे में करा देते हैं, फिर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक के बेस में भी कराएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने देखो क्या बोला कि ए बी एंड सी, वी एंड सी आर आर्थोगोनल। आर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। मतलब आर्थोगोनल की जो कहानी की हम बात करें तो मतलब वही, जैसे 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ए और बी, तो हम क्या करते थे कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो वही इन्होंने ऐसे वेक्टर को मान लीजिए, आप इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो लंबा होगा। तो हम क्या मानते हैं, ऐसे यहाँ पे ए वेक्टर को आई मान लिया, वी वेक्टर को जे मान लिया और सी वेक्टर को के मान लिया यहाँ पे। तब यहाँ पे कंडीशन क्या है, बी और सी आपस में परपेंडिकुलर थे, तो जे और के जो डायरेक्शंस भी होती हैं, आई जे के, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो बी और सी, जे और के वेक्टर हो गए, इनकी जगह आपस में परपेंडिकुलर भी हो गए, ठीक है। बस इसी के आधार पे हम स्टार्ट करेंगे। और साथ में यूनिट मॉडुलस है, तो जे का मॉडुलस भी क्या होता है, 1 होता है, और के का मॉडुलस भी 1 होता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही सेट हो सकता है कि आई और जे मान लिया या जे और के मान लिया। मतलब आई जे के में से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि ए को आई मानना, बी को जे मानना, कुछ भी मानिए, आई जे के में से तीनों में से किसी को 2 वैल्यू मान लीजिए। अब जो क्वेश्चन हमसे बोला था, ठीक है, एक तो ये परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी क्या होगा, 0 होगा। तो आपके पास कितनी कंडीशन है, ए बी सी तीनों वेक्टर मिल गए, दोनों के यूनिट मॉडुलस मिल गए और उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, बिकॉज 2000 मतलब दीज आर आर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देन बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, ठीक। अब यहाँ पे एक कंडीशन समझिएगा, तो हमारा जो एक वेक्टर होगा अदर 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि जेड के साथ बी क्रॉस सी क्यों लिख दिया गया, क्योंकि जैसे हमने बोला कि 2 वेक्टर जैसे परपेंडिकुलर है, तो तीसरा वेक्टर जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, जैसे ए वेक्टर में पड़ा ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है वो बी क्रॉस
ए क्रॉस बी होता है। ऐसे यहाँ पे इस बार बी वेक्टर और सी वेक्टर दिए तो इनके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी हो जाएगा। इसीलिए हमने एक्स वाई और जेड मान लिया। जैसे तीनों डायरेक्शन आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर में होती हैं, तो ए बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, बी क्रॉस सी होगा, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब समझिएगा ए डॉट बी को हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, एक्स मान रखा है। क्यों मान रखा है, ए डॉट बी की आप मल्टीप्लाई करिए, जब बी से डॉट करेंगे तो बी डॉट बी 1 हो जाएगा, बी का सी के साथ डॉट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ए से डॉट कर रहे हो तो बी क्रॉस सी हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, और ये नॉन कोप्लेनर है तो इनकी वैल्यू वही 0 हो जाएगी। तो इस वजह से ये भी सब चला जाएगा। बी से करेंगे ए का, अगर हम सी से करेंगे तो सिर्फ वाई बचेगा, और ए का अगर बी क्रॉस सी से करेंगे, ठीक है, तो ए बी जीरो सिर्फ इसी का मॉडुलस का स्क्वायर होगा, और इसका जो स्क्वायर होगा बी क्रॉस सी का, तो वो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को, जैसे यहाँ पे ये बना तो यहाँ से जेड निकालना, तो ये वैल्यू इसके नीचे चली आएगी। ठीक है, जब ये इसके नीचे आ जाएगी तो आप इसकी वैल्यू को देखो यहाँ से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ समझिएगा। हमें जो निकालना था उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वैल्यू है तो ये हमारा पहला बन गया कि ए डॉट बी, बाहर अगर हम बी की बात करें तो एक्स का मान ये हो गया। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा वैल्यू क्या है, ए डॉट सी, देखो बाई का मान हमारा ए डॉट सी है तो ये बाई बाहर सी वेक्टर था। तीसरा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था वही देखो यहाँ पे लिख के आ गया यहाँ पे देखो क्या है, इसका स्क्वायर है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और बराबर में जेड बी क्रॉस सी का स्क्वायर है, और ये मॉडुलस इसके नीचे पहुंच जाए तो जेड की वैल्यू देखो ये हो गई जेड और ये हो गया बी क्रॉस सी। तो ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से पूछा, ये काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते, ये बस आपकी समझ को विकसित करने के लिए था। ठीक है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये लैग्रांज आइडेंटिटी बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैग्रांज आइडेंटिटी को बताए थे। क्या था कि दो वेक्टर हैं, उनके क्रॉस का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस उनके डॉट के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर उनके अलग अलग मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारी क्या है, लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जैसे ये लिखा ए डॉट ए, ठीक है, तो हम ए वेक्टर को, मॉडुलस को हम ए स्क्वायर, ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ए वेक्टर को ए डॉट ए लिख सकते हैं ऐसी। तो ये वाला बन के हो जाएगा ए डॉट ए, और ये बन जाएगा बी डॉट बी। तो ऐसे वाला देख लीजिए, LHS तो सेम है, RHS में क्या आएगा, ए डॉट ए बी डॉट बी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सिंपली। आगे बोला है ये दो एडजेसेंट साइड्स दे रखी हैं, किसकी, पैरेललोग्राम की। तो जब पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होती हैं तो आपको बताया कि उसका एरिया क्या होता है, पहली साइड और दूसरी साइड का क्रॉस का मॉडुलस निकाल लीजिएगा तो वो उसका एरिया हो जाता है, सिंपल ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी आपको निकालना आता है। पहले में क्या रखेंगे, आई के कोफिशिएंट 1 2 3, सेकंड में बी के कोफिशिएंट वेक्टर के 3 - 2 और 1 आ जाएगा। ये तो खोल ही लेंगे क्योंकि कई बार करा चुके पीछे। अब इनका मॉडुलस निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा है, ये भी आपको बताए थे कि ABC आर 3 वेक्टर सच दैट कि उनके जो, ठीक है, डिब्बे के अंदर ABC जो है, मैंने कल बताया था कि इसको मैं जहाँ भी आएगा सिर्फ डिब्बा बोलूँगा, आप डिब्बे से समझ जाएंगे, बराबर में 4 देन ए पूछा था। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि अगर, फार्मूला चलो दिखा देते क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। तो 3 कंडीशंस थी, वो तीनों कंडीशन को एक बार आपको एक्सप्लेन करवा देते हैं। ये कंडीशंस 3 हम आपको बताए थे कि अगर प्लस होगा तो डबल हो जाएगा, माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, क्रॉस होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे देखो यही पूछा गया है, तो इसमें क्या होता है, इसका स्क्वायर हो जाता है, और इसकी वैल्यू 4 दे रखी थी, तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, तो इसका मान कितना दे रखा था मेरे भाई, 4 दे रखा था, और ये क्रॉस वाला पूछा है तो ये इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ भी है। If A vector, B vector, C vector are 3 vectors such that A vector cross B vector cross C vector equal to B vector upon 2, then the vector A makes with V and C, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो A वेक्टर हमारा कितना एंगल बनाएगा उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो मेक्स एंगल होना चाहिए विद वी वेक्टर एंड सी वेक्टर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो जो हमें दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बर इक्वल में दिया है बी वेक्टर बाई 2।
अब देखो ये क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको खोलना कल मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। क्या बोला था, इसका दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो दूर वाले के साथ डॉट करेंगे, पास वाला चिपका देंगे माइनस, फिर पास वाले के साथ डॉट करेंगे और दूर वाला चिपका देंगे, ठीक है। अब बी वेक्टर बाई 2। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से देखो जो बी वेक्टर है और यहाँ से बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो बी वेक्टर, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/2 बी वेक्टर और माइनस का 0 इंटू सी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ देखो बी वेक्टर के साथ 1/2, इधर बी वेक्टर के साथ कितना है, ए वेक्टर सी वेक्टर अपॉन 2, ये हो गया, ठीक है। इधर बी माइनस, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो कंडीशंस मिल गई हमें, ठीक है। अब इन दो कंडीशंस को हम क्या करेंगे, इनके बीच का कोई भी एंगल कंसीडर कर लेंगे और वहाँ से इसको हम ओपन कर देंगे। तो ओपन कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो हमसे एंगल किसके बीच पूछा है, ए का बी के साथ और ए का सी के साथ। तो देखो ए का सी के साथ, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला पढ़े थे आप, फिर से बता देता हूँ। क्या, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस और साथ में कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको भी यही लिखेंगे सी, आप डायरेक्टली ए सी लिखिए क्योंकि मॉडुलस और सिंपल वेक्टर एक ही होता है, कॉस थीटा बाई 2। अब ये स्टार्टिंग में देखो क्या दे रखा था, R3 टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है, 3 वेक्टर्स सच दैट दिस ए वेक्टर मिक्स विद एंगल, ठीक है, V एंड C, ठीक है। आर्स कितना होगा, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये 3 मैचुअली परपेंडिकुलर या 3 यूनिट वेक्टर्स दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर और 3 वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स हैं वो कैसे यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर थोड़ा बढ़ा देंगे उसमें, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये कॉस थीटा बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये तो बनी हो कॉस थीटा, कॉस में 1 जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है, तो थीटा π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो एक तो सी के साथ 60 बन गया, और जब डॉट 0 होता है तो एंगल आपको पता है 90 डिग्री होता है, बिना निकाले ही आप बता सकते हैं। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 60 और 90 बन रहा है, तो 60 और 90 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसी में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। और सिंपली आप इतना ना ही निकालते तो भी कोई ज़रूरत नहीं, देखो कहाँ से मिल रहा है। जैसे 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो एक एंगल पता चल गया कि 90 है, दूसरा हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब यहीं पे देखिएगा इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे आपने 2 वैल्यू लिखी यहाँ पे ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कैसे, डॉट प्रोडक्ट 0, एक थीटा 90, एक थीटा 90 सिर्फ एक ही में दे रखा है और किसी में 90 दिया ही नहीं, बस यहीं पे क्वेश्चन फिनिश हो जाता। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार पूछा गया है, लिखा इफ़ ए वेक्टर ए बी सी डी ई एफ ए रेगुलर हेक्सागोन एंड ए डी वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी, मतलब सारे वेक्टर ए से लगे हुए हैं, बराबर में लैम्डा टाइम्स ए डी वेक्टर दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा किसके इक्वल होगा। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं चित्र की बात करूँ तो एक चित्र भी बना लेता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। हेक्सागोनल दे रखा है, ऐसे मान लो ये दिया हुआ, तो एक क्रम से नाम ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो जो वेक्टर्स दे रखे वो हमें डायरेक्शन बताएंगे। देखो ए से डी पे भी गए, ए से बी पे गए, ए से सी पे गए, ए से ई पे गए, ए से ए एफ पे गए, ए से डी पे, मतलब ए से ही जा रहे हो सभी की तरफ। तो जब ए से ही जा रहे हो सभी की तरफ तो ये तो ए बी हो गया, ए सी हो गया, ए डी भी हो गया, ठीक है, ए ई भी हो गया और ए एफ भी हो गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है, डायरेक्शन समय क्लियर हो गया। अब जरा एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश क्या करेंगे, जैसे मान लो हम केवल इस वेक्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, या यहाँ पे देखो ए बी वेक्टर ये हो गया, साथ में बी डी वेक्टर यहाँ पे गए, तो इसकी डायरेक्शन इधर बी से डी पे जा रहे हैं इधर, तो बराबर में कितना हो जाएगा, ए डी वेक्टर हो जाएगा। जैसे देखो ए बी वेक्टर, अब बी से मान लो कहाँ जा रहे हो, डी पे जा रहे हो, बी से जा रहे हैं डी पे, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम हो गई, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस का बी डी वेक्टर और इक्वल टू में ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्या हो जाएगा, ए डी वेक्टर, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए, यहाँ से हमने ए बी और बी डी दोनों को ए डी में कन्वर्ट कर लिया। ए डी में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल में ए डी ही दे रखा है, इसलिए हम इसको ए डी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इधर पूरा ए डी में कन्वर्ट कर लेंगे, इधर भी ए डी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए डी से ए डी हट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ए डी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लो ए बी का अगर हम मान निकालते हैं तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए डी माइनस का बी डी, ठीक है, ये बन जाएगा ए डी माइनस बी डी। तो यहाँ पे ऐसी ये बन जाएगा, ऐसी ए और सी निकालोगे तो ए सी, जैसे यहाँ से देखो एक फार्मूला समझ में आ रहा होगा कि अगर हमने ए बी निकाला तो ए में से डी माइनस हुआ, ए से ही और बी से डी माइनस हो गया, मतलब डी कौन सा उनके बीच में पॉइंट देखा था उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हमें ए सी वेक्टर निकालना है तो ए और सी वेक्टर यहाँ से देखेंगे, ए सी मतलब ये वाला वेक्टर हो रहा है, तो ये ए बी और बी सी में कन्वर्ट होगा,
ठीक है, ए बी और बी सी में कन्वर्ट हो जाएगा। या इसको ए डी और सब, हाँ ए बी और बी सी में कर सकते हैं, बट हम वो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन होगा ना वो प्रॉब्लम कर जाएगा। क्यों प्रॉब्लम कर जाएगा, क्योंकि हमें जो चाहिए नहीं वो हमारे आ जाएगा, हमें चाहिए ए डी, तो ए डी को ही सबके साथ लाना पड़ेगा। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं और इधर सी से डी पे जा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन इधर जा रही है एक, ये डायरेक्शन इधर जा रही है दो, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, बराबर में आ जाएगा हमारा ए डी। तो अगर मैं ए डी बराबर ही लिखना चाहूँ तो ए डी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी डी और बराबर हो जाएगा ए डी। तो यहाँ पे अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो ए डी में से डी सी माइनस हो जाएगा, तो ए डी माइनस का डी सी। समझ गए होंगे ये कहाँ से आ गया, ए डी लिखो या सी डी लिखो। अच्छा, डी सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है यार, अगर माइनस का भी दिक्कत हुआ ना तो वो गलत हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे। ऐसे यहाँ से हमने 2 निकाल ली। अब यहाँ पे क्या करिएगा, जो ये निकाला इसको आप क्या करो, एक की वैल्यू 2 में उठा के रख दो। ठीक है, जब एक की वैल्यू 2 में उठा के रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने ए बी का वैल्यू निकाल लिया, ए सी का वैल्यू निकाल लिया, ये दोनों उठा के क्वेश्चन में लगा देंगे। तो अब जरा ध्यान से देखो, ए बी का मान क्या लगा देंगे, ए डी माइनस बी डी। तो देखो ए बी की जगह हमने क्या रख दिया, ए डी माइनस बी डी रख दिया। दूसरा हमारा ए सी था, ए सी की जगह ए डी माइनस सी डी उठा के रखिए। तो ये 2 वैल्यू से 4 वैल्यू बन गई और ये वैल्यू सेम वैसा ही लिखा जैसा क्वेश्चन में लिखा था, ए ई लिखा था और ए एफ वी लिखा था और ए डी बचा हुआ ए बी लिखा हुआ था। अब देखो जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब ए डी कितने, 1 2 और ये है 3 आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ए डी ए ई, देखो ए ई और बी डी। अब ए ई बी डी को क्यों रखा, देखो ए ई ये है और बी डी ये है, तो ये के ना ऐसा एक पैरेललोग्राम डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, पैरेललोग्राम। तो ए से ई की तरफ ए ई तो होगा, जो पैरेलल होगा ना वो बी डी के पैरेलल होगा। ये बराबर भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज। तो अगर ए ई में से अगर हम बी डी माइनस कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये कट के 0 हो जाएगा। ऐसी दूसरा ए एफ और सी डी को देखिए, ए एफ और दूसरा सी डी, इसके अपोजिट क्या है, ए एफ के ऐसे मिला भी लो तो समझ जाए, ए एफ और बी सी डी। ठीक है, तो ए एफ वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाता है, सी डी वेक्टर, और इनको एक तरफ कर लेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, बराबर में हो जाएगा 0। तो ये भी कट के 0 हो गया, बराबर में लैम्डा। तो 3 ए डी इक्वल टू लैम्डा ए डी, ए डी से ए डी कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा वैल्यू 3 आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये कई बार आपको डायरेक्टली पूछा गया, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिएगा जरा ध्यान से कि ये दोनों कैसे लिखे हुए हैं। ये जैसे मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है ना, वैसे ही यहाँ पे सेक्शन टाइप का होता है। जैसे मान लो ये ओ ए वेक्टर जो है वो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है वो भी। ठीक है, और ये जो लाइन है हमारा ए बी, उसको बिंदु P जो है ना वो 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में। तो हम जो यहाँ से OP वेक्टर होता है कैसे निकालते हैं, सिंपली याद रखेंगे, ऊपर वाले के साथ नीचे वाला रखना है। तो OA वेक्टर के साथ n रहेगा गुणा में और नीचे OB वाले वेक्टर के साथ m रहेगा। तो सिंपली क्या करेंगे, देखो n वेक्टर a के साथ हो जाएगा, na प्लस एम बी अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। जैसे हम अंतर विभाजन का फार्मूला पढ़े थे, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, अगर समझ रहे होगे तो। आगे देखो, देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब जरा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को चुटकी में कैसे करना है। जैसे लिखा a डॉट आई इक्वल टू आई, मतलब बाहर आई, a डॉट जे जे, a डॉट के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो अगर किसी ने इसको ये मान लिया, ठीक है, बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो कैसे हो गया, तो पहले हम इसको शॉर्ट में करा देते हैं एक बार। ठीक है, जब शॉर्ट में कराएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि यार क्वेश्चन कितना आसान था। ऐसे यूथ के तो एक एक क्वेश्चन ऐसा करा देंगे, चुटकियों में आ जाएगा आपको। जैसे ये लिखा है, अभी ने ए बी सी के बारे में कुछ बोला तो है नहीं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर को आई वेक्टर कंसीडर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, आई। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये ए वेक्टर आई बन जाएगा तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का आई से करेंगे तो ये हो गया आई। अब आई डॉट जे कितना हो जाएगा, 0, आई डॉट के कितना हो जाएगा, 0, और ए आई वेक्टर को क्या माने, ए वेक्टर, और ए वेक्टर ही इसका आंसर है। खेल खत्म हो गया भाई यहीं पे। ठीक है, ए वेक्टर ही इसका क्या होगा आंसर। ये थोड़ा गलत तरीके से लिखा है, यहाँ सब पे वेक्टर लगा होगा। ठीक है, और आंसर भी ये क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए, देखो कितने आसानी से हो गया। अगर इसको प्रॉपर वे में ही करना है तो ऐसे कर लो, ए वेक्टर को कोई वेक्टर मान लीजिए।
अब इसका आई से करना है डॉट, तो आई से डॉट करेंगे तो ए जे वाला के वाला तो वैसे ही वो जीरो हो जाएगा, आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो A1 बचा। जे से करेंगे तो सिर्फ A2 बचेगा, के से करेंगे तो A3 बचेगा। तो अंदर आ गया A1 बाहर आई, तो A1 आई, अंदर हो गया A2 बाहर है जे, तो A, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ये कितना है A3 बाहर है के, तो A1 A2 A3 और आई जे के साथ में लगा तो क्या बनेगा ए वेक्टर, तो सिंपली यहाँ से भी आ गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कितना आसान है, इन्हें लिखा था यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू, मतलब द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, मतलब ऐसा वेक्टर जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, हमें ये चाहिए। परपेंडिकुलर में देखो क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। मान लो पहले का पहले से ही कर लिया गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखते भी चलते हैं, गुणा क्या होने, ये देखो ये 3 है और पहले ऑप्शन में कितना 5 है, तो 3 पंजे 15, 2 का किससे करेंगे -3 से, तो -6, और ये माइनस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस का 9 है, सॉरी प्लस का 9 है, तो ये -9 हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 0 और नीचे अगर रूट 115 आ भी रहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसका मान इसके साथ 0 हो गया। अच्छा सेकंड के साथ भी चेक कर लो, मान लो 12 पंजे कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है, 5 तियाँ कितना हो गया 15 हो गया, और ये माइनस का कितना हो गया 45 हो गया, दोनों के साथ 0 दे रहा है। इसका मतलब आपने पढ़ा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही दो वेक्टर है ना, तो इन वेक्टर के साथ वो वेक्टर चाहिए जो दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, अर्थात दोनों के साथ वो डॉट करने पे 0 आंसर दे, तो पहला ही ऑप्शन है जो दोनों के साथ डॉट करने पे 0 दे रहा है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है, देखो जरा ध्यान से, फॉर ए बी सी एनी वेक्टर, तो क्या लिखा, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी, ये क्रॉस लगा है, ठीक है, नोट करने में गलती कर दी है, ठीक है, क्या लगा है हर जगह क्रॉस लगा है। तो आप सिंपली क्या करिएगा, देखो बहुत आसान वे में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ए को आई, बी को जे, सी को के मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, तो हमने जो जो जहाँ था वहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ, अभी सिंपल बोले थे अगर हम जब क्रॉस करते हैं तो क्रॉस में अगर वो कैसे चल रहा है, साइक्लिक में चल रहा तो तीसरा नंबर आएगा, अगर साइक्लिक में नहीं चल रहा तो आएगा तो तीसरा, बट नेगेटिव के साथ आएगा। देखो ए का आई ए का जे के साथ के हो गया, आई का के साथ माइनस जे हो गया, क्योंकि आई के बाद जे आता है और यहाँ के आ रहा है, गुणा भी कर रहे हैं वैल्यू भी रखते जा रहे हैं। अब जे का के साथ बिल्कुल सही है, आई जे का आई के साथ गलत हो गया तो माइनस के हो गया, गलत का मतलब रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। के का आई के साथ बिल्कुल सही है जे, और के का जे के साथ माइनस आई, अब ये आपस में सब कट गए, कितना आ गया 0 आ गया। एक चीज़ और आपको भी बता दूं, जब भी ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखे हो ना तो आंसर 0 लगा देना, साइक्लिक ऑर्डर में हमेशा रिजल्ट 0 ही रहता है। देखो ए बी सी ए सी ए बी क्रम से लिखा है ना, साइकिल पूरा फॉलो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा ये दो क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चन है भाई, ये दो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं बता भी देता हूँ इनको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इनको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और द यूनिट वेक्टर, कैसे हैं भाई, यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, सच दैट एंगल बिटवीन ए और बी के बीच का जो एंगल है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो आपसे पूछा गया जो प्लस वाली कंडीशन बनेगी उसमें हमारा आएगा cos θ/2, और जो माइनस वाली कंडीशन बनेगी, ये कई बार मिलेगा क्वेश्चन, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, जिसको मैं बोल रहा हूँ याद करो, वो सीरियसली याद ही करना है जिससे कि क्वेश्चन आपका शॉर्ट में जाए, ठीक है। आप याद नहीं करेंगे तो आप करते रह जाएंगे क्वेश्चंस को। चलो मैं प्रूफ की बात कर लेता हूँ, इसका प्रूफ समझा देता हूँ, एक ही से दोनों प्रूफ समझ जाओगे। मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर है, इसका अगर मैं मॉडुलस का स्क्वायर करूँगा तो मॉडुलस का स्क्वायर सिंपली यार देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, अब बार बार पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधे सीधे फार्मूला लिखिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर है तो ए बी 1 और ये 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ए मॉड बी, साथ में आ जाएगा cos θ। आपको पड़ता है ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला खोल दिया, तो ये 1/2 हो गया 2, ये भी 1 होगा। अब मैं पूरा लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे पता है 1/2 ही हो जाता सीधे, अब इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, 2 cos θ, ठीक है, 2 कर लो कॉमन, तो 1 प्लस कितना हो गया मेरे भाई cos θ। अगर यहाँ पे माइनस चल रहा होता तो 1 माइनस cos θ आता, अब हमें 1 काटना है, तो 1 काटने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, 2 2 जा 4 cos स्क्वायर θ/2। अब a प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर अंडर रूट ले लेंगे, तो a प्लस बी का मॉडुलस जो हो जाएगा
2 cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब यहीं से देखो, सिर्फ यहीं पे देखो, अगर माइनस चल रहा होता, क्या चल रहा होता मेरे भाई, माइनस चल रहा होता, तो यहाँ पे क्या आता, बीच में माइनस कॉस थीटा आ जाता। और माइनस आता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते, साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट जाता, 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका वर्गमूल ले लेते, तो वर्गमूल ले लेते तो ए वेक्टर वी वेक्टर कितना आ जाता, 2 साइन थीटा बाई 2। समझ गए, तो माइनस और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस बार भी आने के चांस हैं, पिछली बार तो आया था पीजीटी 2021 में आया था, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब चलो इतना पढ़ लिया, अब रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेसिप्रोकल सिस्टम क्या होता है, इससे भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रेसिप्रोकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मान लो ये कोई वेक्टर्स लिखे हैं तुम्हारे, ए वेक्टर, वी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इनका जब हम रेसिप्रोकल बनाते हैं, मतलब रेसिप्रोकल पहले लिखते कैसे हैं वो समझ लीजिएगा, फार्मूला क्या होता है वो बताएंगे। जो डैश लगा देते हैं उसको हम रेसिप्रोकल से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ए बी सी वेक्टर और ए डैश बी डैश सी वेक्टर में क्या रिलेशन है उसको भी समझना है। ये लिखा वी एनी 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर सच दैट, जब इनका डिब्बा नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर, ठीक है, वेक्टर्स हैं। तो क्या होगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का डिब्बा नॉट इक्वल टू 0। समझ गया, यहाँ तक क्लियर है। आगे समझिएगा, तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हमें ए डैश को डिफाइन करना है, तो ए देखो आ गया, जब ए आ गया तो क्या बचा होगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। फॉर्मूला कैसे याद करना है, ए वेक्टर डॉस बी वेक्टर डैश सी वेक्टर डैश। तो अगर हमें ए निकालना है तो क्या बचा, बी सी, तो ऊपर इन्हीं का क्या कर देंगे, क्रॉस, और नीचे इन्हीं का निकाल लेंगे। नीचे तो पूरा ही डिब्बा रहना है, ए वी और सी, ये नीचे लिखा जा रहा है इसीलिए ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स होना जरूरी है। ऐसे जब बी वाला लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बी आ गया तो क्या बचा होगा, सी और ए, साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है, ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि बी आ गया तो ए क्रॉस बी लिख दिया, नहीं, साइक्लिक में ही चलेंगे तो बी के बाद सी आता है और सी के बाद क्या आता है, ए आता है, नीचे यही चलेगा पूरा डिब्बा ए बी सी। अब तीसरा अगर हमें सी डैश लिखना हो तो क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा और नीचे पूरा डिब्बा रहेगा ए बी और सी। तो ये हमारे जो ठीक है रेसिप्रोकल वेक्टर हैं उनको सिंपल वेक्टर में की हेल्प से कैसे निकालना है। अगर ए बी सी वेक्टर दे रखा है तो उनका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे, इस फार्मूले से, ठीक है। अब इनकी कुछ कंडीशंस हैं, अर्थात जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। प्रॉपर्टीज है कि अगर हमारा कोई वेक्टर ए है और ये उसका रेसिप्रोकल है, तो कोई भी नंबर जैसे 4 का रेसिप्रोकल 1/4 तो कितना आएगा, कट के 1 ही आएगा ना। तो यहाँ वेक्टर में भी यही कहानी है कि ए डैश, बी बी डैश, सी डैश कितना होगा 1। और यहाँ पे वही सेम कहानी कि अगर अदर के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, ए का बी के साथ, ए बी डैश 0, ए सी डैश 0, मतलब ये सब क्या बनेंगे, ऐसे 0 बन जाएंगे, ठीक है। अदर के साथ अगर डॉट हो रहा है तो क्या बन जाएगा 0। जैसे ए कौन कौन के साथ अदर हो सकता है, बी और सी के साथ, बी ए और सी के साथ, ठीक है, सी ए और बी के साथ बन सकता है, तो अदर के साथ 0। अब जैसे पूरा डिब्बा लिखा है वेक्टर्स का, एक लिखा है उनके डैश वाला, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, और ये अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब अच्छा हाँ, ये भी समझ लीजिएगा, जैसे अभी आपने जो अभी देखा है वो ये देखा है कि ए डैश से बी और सी और ए की हेल्प से कैसे ए डैश बनाएंगे। अब अगर हमें ए डैश बी डैश सी डैश दे रखा है तो ए से हम कैसे बी डैश सी डैश बनाएंगे, तो उसके लिए तो सिंपली उधर हम जब डैश था तो उधर विदाउट सिंपल लिखे थे, इधर सिंपल है तो इधर हम डैश लिख लेंगे, बस फार्मूला वही रहेगा, बस ये डैश में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसी बी के लिए लिख लेंगे, ऐसी सी के लिए लिख लेंगे, सेम कहानी चलेगी। तो इसकी प्रॉपर्टी समझ गए होंगे, ठीक है। मैं इतना करा दूंगा कि आप जब यूथ की बुक खोलेंगे, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा जो हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए, आज तक के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मेंस में आने लायक क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस कराई जाएगी, उससे बाहर आएगा नहीं, ठीक है। तो बस आप साथ में बने रहिएगा, 100% सिलेक्शन, ठीक है, होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है, पढ़ रहे हो वो याद नहीं है पुराना, ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर प्रैक्टिस में नहीं आ पा रही हैं तो फिर तो दिक्कत है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर तो ये 3 कंडीशंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एनी 2 वेक्टर्स ए एंड बी प्रूव दैट, क्या लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, हमेशा लेस देन होगा अलग अलग के वेक्टर के, ये पीछे भी लिखवा चुके हैं, ठीक है। अभी इनइक्वलिटी में भी पढ़ाएंगे। और अगर डिफरेंस होता है जब प्लस से ही अलग अलग का बड़ा, तो डिफरेंस से तो यार ऑब्वियसली बड़ा होगा। और जो यहाँ पे देखो
ठीक है। ये अगर हम इधर डिफरेंस कर दें तो ये डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, बड़ा और इक्वल हो जाएगा। अभी ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने कुछ आने वाले क्वेश्चंस के सिंपल रिजल्ट लिखे हैं अभी, ठीक है, तो इसलिए उनका प्रूफ नहीं है, सिंपल रिजल्ट है, कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ़ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर टू ट्रेंगल्स एंड जी एंड जी डैश बी देयर सेंट्रॉइड देन प्रूव दैट। मतलब ए बी सी एक ट्रेंगल है, दूसरा ए डैश बी डैश सी डैश एक ट्रेंगल है, अर्थात इनके ये वर्टिसेस हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी है, उनके सेंट्रॉइड जी और जी डैश हैं, तब ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश 3g जी डैश के इक्वल होता है। ये आने के लिए मतलब किसमें, प्री में आने के लिए क्वेश्चंस है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है, प्रूफ नहीं कराया है। ये काची, ठीक है, सिजवर्स इनइक्वालिटी होती है तो क्या होता है, ए डॉट वी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नहीं सॉरी थ्योरम है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है, सच दैट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, सॉरी एस टी का मतलब स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब कोई हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है विद पोजीशन वेक्टर ए, अर्थात ये जो लाइन है हमारी, ये किसी पोजीशन वेक्टर ए से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर वी, और किसी दूसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, देन हमारा आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे बी होता है वेक्टर और ए होता है पॉइंट। तो कभी भी एक इक्वेशन ये ऐसी एक इक्वेशन और दे दी जाए तुम्हारे लिए लाइन की, तो जब दो इक्वेशंस के बीच में एंगल निकाला जाएगा तो हम सिर्फ ये जो बी वेक्टर है इसको वेक्टर समझेंगे, ये पॉइंट से मतलब नहीं होगा। तो ऊपर क्या होता है, दोनों का डॉट, और नीचे क्या करते हैं, उनके मॉडुलस कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग। ये हमारा कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल जाता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या पड़ेगा भाई, कॉस थीटा इक्वल टू पढ़े हैं वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये तो पढ़े, ठीक है। तो सिंपली इसका मॉडुलस निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेंगे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे थ्योरम 2। देखो इसका एक बार फिर समझा देता हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो ये तुम्हारा कोई एक्स वाई जेड एक्सिस है, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ये है, ये किसी पॉइंट ए से क्या हो रही है, पास हो रही है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है, और ये किसी दूसरे वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, तो बी वेक्टर के ये पैरेलल है। तो यहाँ से हमने इसका पोजीशन वेक्टर बना लिया, कहीं पे एक बिंदु ले लो पी, जिसका पोजीशन वेक्टर आर हो गया, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, और इसकी बात करें ओ ए, तो ये ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ए ऊपर लिख लो, तो ओ ए ओ पी इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्ट इक्वेशन आती है, तो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, तो ये वेक्टर रहेगा और ये वाला पॉइंट रहेगा। जब भी हमें एंगल्स निकालना होता है तो वेक्टर्स के बीच का निकलता है, ना कि पॉइंट्स के बीच का निकलता है, बस ये चीज़ ध्यान देना है। अब तीसरे में क्या है, दो पॉइंट से पास हो रही है, क्या लिखा था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए एंड वी। जब दो पॉइंट से पास होगी और ये पोजीशन वेक्टर है हमारा, तो क्या करेंगे, पहले एक पॉइंट लिखेंगे ए, फिर इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर वी माइनस वेक्टर ए हो जाएगा, ठीक है, और इनटू लेमडा टाइम्स। तो ये इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अभी क्वेश्चन नहीं कराए मैंने यहाँ पे, क्वेश्चन आपको सब एक साथ यूथ में कराएंगे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा तुरंत हम आपको एक बार फार्मूला फिर रिवीजन कराएंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा तो एक एक करके टाइम लगता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अलग से क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले कि बहुत ज़्यादा फिर थ्योरी वाइड हो जाएगी, फिर आपको नोट्स लगेंगे एक एक टॉपिक के, कितने कितने बड़े नोट्स हैं, कैसे रिविजन कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे यही जो अभी मैं बताना चाह रहा था कि अगर हमारे पास ऐसी दो लाइंस दे रखी हैं, एक लाइन ये एक लाइन ये, अगर इस तरह से दो लाइनें दे रखी हैं और हमसे इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे इनके बीच का एंगल पूछ रहा है। तो एंगल मैंने बोला था वेक्टर्स के बीच में निकलता, जो लेमडा के साथ होता है वो वेक्टर। तो यहाँ से ये वाला जो लेमडा के साथ लगा होगा वो, और इधर से जो भी लगा होगा वो, उसको उठा लेंगे, ऊपर दोनों का डॉट और नीचे अलग अलग दोनों का मॉडुलस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा निकल जाएगा। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के किसी नंबर से गुणा करने के बराबर हो जाए, किसी नंबर से गुणा करने के बाद बराबर हो जाए, तो हम उन दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो दोनों एक वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। तो ये लाइन आपको पहले ही पता होनी चाहिए, ठीक है, और पता भी थी। अब यहाँ पे लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कह रहे हैं कि एक इक्वेशन, ठीक है, प्राप्त करिए किसकी, लाइन की, जो एक पॉइंट से जा रही है और एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस, और दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। तो इसकी इक्वेशन होती है आर इक्वल टू अल्फा प्लस, ठीक है, लेमडा
टाइम्स B1 क्रॉस B2, ये हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है, पॉइंट पोजीशन वेक्टर, ठीक है, अर्थात इन दोनों से पॉइंट पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। A2 माइनस A1 करके डायरेक्ट निकाल लेंगे और ये हमारा लैम्डा बाहर रहेगा, B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट आया शॉर्टेड डिस्टेंस। यहाँ पे जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको यहाँ पे जो शॉर्टेड डिस्टेंस निकालोगे, और अभी जब मैं आपको शॉर्टेड डिस्टेंस को शॉर्ट में बोलते हैं, इसका क्वेश्चन आपका 100% मैं बता रहा हूँ मेंस में आने वाला है, शॉर्टेड डिस्टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं आपको 3D पढ़ाऊँगा तो 3D में पहले आप प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेन से पहले भी पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ प्लेन, उसके बाद पढ़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो दो चीज़ें तो पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, मैं बता रहा हूँ प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे वहाँ पे भी हमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा। वहाँ पे जो हमारी लिखी होगी कार्टेशियन फॉर्म में लिखी होगी, यहाँ लिखा है वेक्टर फॉर्म में। तो बस मैं आपको इतना समझाऊंगा कि वेक्टर फॉर्म से, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन को कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो आपकी चाहे कार्टेशियन फॉर्म है तो आप वेक्टर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म है तो आप कार्टेशियन वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो दोनों फार्मूले एक ही जैसे हैं, बट वहाँ जो आप करेंगे वो बहुत आसान वे में निकल जाता है शॉर्टेड डिस्टेंस। तो वहाँ भी आपको समझाएंगे और अभी भी समझाएंगे, ठीक है। तो जो आपको, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D के बाद जब 3D पढ़ाएंगे तो वहाँ भी शॉर्टेड डिस्टेंस आपको निकालना सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए। तो होता क्या है, ऐसे दो लाइनें होती हैं, जैसे अभी ऊपर बताया था, इस तरह की दो लाइनें होती हैं, क्योंकि दो लाइनों के बीच की ही तो मिनिमम दूरी निकालना है। जैसे मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनके बीच का मान लो मिनिमम डिस्टेंस ये है PQ। तो ये कैसे निकालना वही समझना है। फार्मूला देखो बहुत बहुत आसान है, उसको करना है कैसे वो समझ लेना है। देखो, तो सबसे पहले मान लो हमारे पास एक लाइन ये है, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा V1, ये मान लो पहली लाइन है। R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा V2, ये हमारी दूसरी लाइन है। क्लियर है। अब हमारे लिए जो फार्मूला है, जैसे मान लो ये दो लाइनें हैं, कैसी भी हो सकती हैं, इनके बीच का मान लो ये मिनिमम डिस्टेंस है P और Q। ये हमारी L1 लाइन है और ये हमारी L2 लाइन है। तो PQ कैसे निकालना उस चीज़ को समझना है। तो होता क्या है, PQ बराबर क्या करेंगे, सिंपली पूरा का पूरा मॉडुलस में रहेगा। क्यों मॉडुलस में रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, A2 वेक्टर में से A1 वेक्टर माइनस कर लेंगे, अर्थात इस वाले से इस वाले को माइनस कर लेंगे। क्लियर है। उसके बाद में क्या लगाना है, डॉट लगाना है, क्योंकि ये एक वेक्टर है और इधर से भी एक वेक्टर आएगा V1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, ये निकाल लेंगे। तो दो चीज़ें आपको देखो निकालना, ये तो डायरेक्ट घट के निकल जाएगा और ये एक बार आपको क्रॉस निकालना पड़ेगा, और जो भी क्रॉस निकाल लिया नीचे उसी क्रॉस के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे। बस ये फार्मूला बन जाएगा हमारा किसका, शॉर्टेड डिस्टेंस का। अब देखो, जो लैम्डा के साथ होगा वो B1 B2 मिल जाएगा, जो उससे पहले लिखा होगा वो A1 A2 बन जाएगा। बस इस फार्मूले में लगा सकते हो, क्या निकालना है, क्रॉस निकालना। बस एक बार क्रॉस की तो ज़रूरत है, क्रॉस निकालेंगे, नीचे क्रॉस के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, और ये पॉइंट में से पॉइंट को माइनस कर दिया, A2 माइनस A1। अब इसी का एक दूसरा फार्मूला और बनता है, जब ये लाइनें पैरेलल हो जाए, जब ये लाइनें पैरेलल होंगी तब क्या होगा, ठीक है, द कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट। अच्छा हाँ, पहले इंटरसेक्ट वाला पढ़ लो, बाद में पैरेलल वाला पढ़ लेते हैं। तो जब अगर ये इंटरसेक्ट वाली लाइंस पढ़ेंगे, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। तो जैसे एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया, 0, अर्थात PQ की वैल्यू 0 हो गई। PQ का मान 0, इसका मतलब डायरेक्टली ये 0 हो गया। तो ये नीचे वाला पार्ट उठ के कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो B1 क्रॉस B2 तो 0 में चला गया, ये बचा सिर्फ, ठीक है, यहाँ से। तो क्या बनेगा, A2 माइनस A1 और इंटू V1 क्रॉस B2, बस यही बचेगा अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इंटरसेक्ट वाली कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली शॉर्टेड डिस्टेंस का भी फार्मूला कई बार पूछा गया है, SD का, ये डायरेक्टली पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है। ये कब, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तब। तीसरा, जब पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, तब भी एक फार्मूला बनता है। तो पैरेलल लाइंस में क्या कहानी है, आपको पता है, पैरेलल लाइंस में वेक्टर अलग अलग नहीं होगा, एक ही वेक्टर किसी के मल्टीपल टाइम्स लिखा होगा, ठीक है। तो वही फार्मूला रहेगा। तो PQ का फार्मूला उसी तरह से रहेगा, A2 माइनस A1, पॉइंट तो अलग अलग होगा ही, वेक्टर सेम होगा, ठीक है। तो पिछले वाले में ऊपर डॉट लगाया था क्योंकि सिंगल था, मतलब दो अलग अलग थे। यहाँ पे सिंगल ही है, B अलग नहीं है, B1 B2, क्योंकि पैरेलल है तो दोनों वेक्टर एक ही होंगे, ठीक है। और सिंपली समझ आ गया। और नीचे फिर एक ही वेक्टर बचेगा तो उसी का मॉडुलस कर देंगे। तो सिंपली A2 माइनस A1 निकालना, जो भी आएगा उसका B के साथ क्रॉस करना है और नीचे B का मॉडुलस करना है। तो ये फार्मूला भी बहुत बार पूछा गया है शॉर्टेड डिस्टेंस का। कब है, जब लाइंस हमारी पैरेलल हों तब, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये कुछ कहानी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये 3D की हैं, 3D मतलब प्लेन टाइप की हैं, बट जब भी आपको प्लेन पढ़ाएंगे तो वहाँ भी पढ़ाएंगे, बट यहाँ इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक आध क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे भी। तो क्या लिखा था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए एंड नॉर्मल टू वेक्टर एन। तो सिंपली समझिएगा, कभी भी अगर ऐसी इक्वेशन लिख के आती तो आपसे ये पूछता है ये किसकी इक्वेशन है, तो आप समझ लेंगे अरे ये तो लाइन की इक्वेशन है। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना, ये आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, तो इसको देख के अगर लाइन बोल दिया ना तो गलत हो जाएगा, तो वही चीज़ ध्यान रखना है। तो आर हमारा क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर होगा वही आर हमारा, तो सिंपली क्या लिखा है, हैविंग ए। तो आर में एक इक्वेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आर को यहाँ पे जो लिखते हैं वो चीज़ मैं बता दूँ, तो आर वेक्टर जो कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस का जेड के, ये रहने वाला है, ठीक है। यहीं से इक्वेशन निकलेगी, आर को एक्स बाई जेड में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वेशन निकल जाएगी। तो आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर, तो क्या बनी, आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर। अब इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये माइनस में जाएगा तो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन पूछा जाता है किसका, तो आप समझ गए होंगे ये प्लेन का इक्वेशन है। ऐसे ही एक नीचे और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन नॉर्मल टू यूनिट वेक्टर एन एंड ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो ये भी इक्वेशन पूछा गया, किसका इक्वेशन है, सिर्फ यही पूछा गया है। तो ये भी प्लेन की इक्वेशन है और ये भी प्लेन की इक्वेशन है। अगला, ऑन फाइंडिंग ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड इफ द परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। तो जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है ये यही वाली लाइन लिखी है, जैसे ये तो वेक्टर फॉर्म बनेगा, ये बनेगा जाके स्केलर, तो स्केलर को वहीं पे यहाँ डी लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये वही फॉर्मेट लिखा जो यहाँ लिखा था। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है अब हमें क्या चाहिए, एक क्या चाहिए, ऑन फाइंडिंग ए प्लेन, एक प्लेन निकालना जो पासिंग हो रहा हो किसी पॉइंट से और परपेंडिकुलर हो रहा हो दो गिवन लाइंस के। तो यहाँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वन क्रॉस एन टू इक्वल टू जीरो, बस यही रहेगा। अब इसकी इन्होंने गुणा कर लिया, एक बार आर से किया तो इधर आ गया, एक बार ए से किया तो वो दूसरी साइड पहुँचा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स थे, एक बार देख लीजिएगा। एक थोड़ा सा और लिखा हुआ है, ये 3D में आपको पूरा फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे, लिखा था थ्योरम इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन। अभी डायरेक्शन कोसाइन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, एक डायरेक्शन रेशियो होते हैं, एक डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा 3D में, बस अभी आप सिंपल पढ़ लिए, ये क्वेश्चन 3D में फिर आएगा। इफ़ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द, ठीक है, ऑफ द नॉर्मल टू ए गिवन प्लेन विच इज एट डिस्टेंस p from the origin, then the equation of the plane lx plus my plus nz equal to p। p होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, l m n होते हैं pdcs प्रोपोर्शनल डायरेक्शन कोसाइन, और x बाई जेड तो सिंपल पॉइंट ही है। एक और इक्वेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स a v c इज आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। आर वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, मतलब डिब्बे के अंदर। तो यहाँ तक हमने ये वेक्टर की अभी थ्योरी खत्म करी है, ठीक है। तो आगे हम क्या कराएंगे, वेक्टर के क्वेश्चंस कराएंगे। बट हाँ, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसके बाद देखो मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, बट अभी मैं 2 या 3 दिन, ठीक है, कहीं बाहर जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है कि मुझे वेक्टर कैलकुलस मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। क्या वेक्टर कैलकुलस, तो जो वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे उसका ऑलरेडी मेरा चैनल पे पहले से ही 3 वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, जो मैंने लाइव क्लासेस पढ़ाई थी पहले। तो वो मैं इसी में आपको क्या कर दूंगा, डेली एक लेक्चर आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, ठीक है, लेक्चर 3, तो 3 दिन में वही आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया गया है, बट उसी को हम दोबारा यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, जैसे ही आता हूँ तो आपके पहले वेक्टर के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर वेक्टर कैलकुलस को मैं दोबारा एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा, जितना मैंने 3 लेक्चर में पढ़ाया है। उसके बाद वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, वीडियो डेली आएगा, वीडियो में कोई भी छुट्टी नहीं होगी। अभी हमें इसके बाद वेक्टर कैलकुलस ही पढ़ाना था, तो वो वेक्टर कैलकुलस ही स्टार्टिंग से है, बिल्कुल 3 लेक्चर पढ़े हुए, वही 3 लेक्चर हमारे यहाँ पे काम आ जाएंगे और हमारा सिलेबस भी नहीं रुकेगा और लगातार आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ। और आपको अगर बैच अच्छा लग रहा है तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी में एक अच्छा मूड आ सके और आप एक सीट को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।